हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती है उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। और साथ में इसकी मैं पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल आर एम एजुकेशन 00 सॉरी आर एम एजुकेशन 01 पर उपलब्ध करवाता हूँ, तो आप लोग उसको भी फॉलो फॉलो कर लें प्रतिदिन की वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होने वाली है उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 50। जैसे कि मैंने पिछली 49 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ, तो अगर आप वो प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और वहाँ पर मैंने सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहाँ से आप जैसे एमपीपीएससी के भी मैंने डाल रखे हैं और जो हमारी पटवारी का एग्जाम हुआ था उसके भी डाल रखे हैं, और अभी ये हमारा जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा होने वाली है उसके भी प्रैक्टिस है। तो सभी की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। इससे आप लोगों की पढ़ाई सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही मजबूती के साथ होगी। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट एवं सभी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नई नई अपडेट पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुनें। तो जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ है उपरोक्त सभी, यानी कि सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है, बिल्कुल सही। सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना विकास होता है, बिल्कुल सही। सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है तब आवश्यक नहीं होता है। तो यह तीनों ही सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। और आप लोग ये समझिए दोस्तों कि ये जो प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं इनसे ये जो मैं प्रैक्टिस सेट बनाए हैं और ये आप लोगों को मिल रहे हैं, ये सभी किताबों का निचोड़ मिल रहा है, क्योंकि मैंने इसमें जो क्वेश्चन डाले हैं 10 क्वेश्चन इस किताब से, 10 क्वेश्चन इस किताब से मुख्य इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। तो ये समझिए आप लोग कि ये जो प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं आप लोगों को सभी किताबों का निचोड़ मिल रहा है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप ये भी सोचिए कि पहले किताबों से क्वेश्चनों को छांटना, उसके बाद कंप्यूटर पर टाइप करना, उसके बाद आप लोगों को ये मैं प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाता हूँ। तो आप ही सोचिए कि कितनी मेहनत लगती है। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें यह लगता है कि लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई और हमारा जो हौसला है वह बढ़ता है। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। और अभी मैंने जैसे आज समेत मैंने 50 प्रैक्टिस सेट डाल डाल चुका हूँ। तो आप ये देखिए कि एक एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन हैं, तो 10 प्रैक्टिस सेट में 300 क्वेश्चन होंगे। और जो 50 हैं तो 30 5 15, यानी कि 1500 1500 क्वेश्चन मैंने केवल ये प्रैक्टिस सेटों में कंप्लीट किए हैं। तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेटों को देखें। आप लोगों को किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हो, आपकी पढ़ाई बहुत ही मजबूती के साथ इन प्रैक्टिस सेटों के साथ तैयार होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है, बिल्कुल सही है, यह तो सत्य है। कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है, बिल्कुल सही। अर्ध सूत्रण जननीय कोशिकाओं में होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो अर्ध सूत्रण होता है वह जननीय जो जननीय कोशिकाएं होती हैं, जैसे पुरुष का स्पर्म और महिला का जो अंड कोशिका होती है, यह अर्धसूत्रण जननीय कोशिकाओं में होता है। समान जनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती हैं, यह गलत है, क्योंकि समान जनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूपी होती हैं ना कि वो, जबकि यहाँ लिखा है कि समरूपी नहीं होती हैं। तो यह जो पॉइंट है वह असत्य है, यानी कि यह कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है? तो यहाँ जो जो सोडियम और पोटेशियम धातु है, अगर हम इनको खुले में रख दें तो यह ऑक्सीजन से संपर्क करके ऑटोमेटिक ही आग आग जला लेते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन, यानी कि हमारी वायु में है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब इस पर पड़ती है तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑटोमेटिक ही आग पकड़ लेते हैं। और ये जो सोडियम और पोटेशियम है यह बहुत ही रिएक्टिव धातु होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सोडियम और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो यहाँ यहाँ जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं हैं, उनकी जो तुलना की जाती है वह सैनिकों से की जा सकती है। क्योंकि जो हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, यह हमारे शरीर में जितनी भी बीमारी में होती हैं उन बीमारियों से लड़ने का कार्य करती हैं। इसलिए इनकी तुलना सैनिकों से की जाती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार से अनुपात में होता है। तो किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एक अनुपात एक एक आकार में होता है। ऑप्शन डी, एक अनुपात एक आकार के अनुपात में होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उनके कुछ प्रोटीनों को संश्लेषित कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, वह जोड़ता है कांडरा। ऑप्शन वी, कांडरा। अगर हिंदी में कहें तो कंडरा और इंग्लिश में कहें तो टेंडम। तो इन दोनों ही नाम को आप याद रखें, क्योंकि यहाँ कंडरा ना दिया हुआ होता और टेंडम दिया होता तो आप लोगों को अगर कांडरा पता था तो आप लोग भ्रमित हो जाते कि ये टेंडम क्या है। और अगर आप लोगों को टेंडम पता था और यहाँ पर कांडरा है तो आप इसमें भी भ्रमित हो जाते। तो इन दोनों को ही आप याद रखें, हिंदी में कांडरा और इंग्लिश में टेंडम मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, रेशम तंतु डॉट 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 से प्राप्त किए जाते हैं। तो रेशम तंतु कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी, कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब डॉट 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 के अनुपातिक होता है। तो एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब घनत्व के अनुपातिक होता है। ऑप्शन सी, घनत्व के अनुपातिक होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? तो क्लोरीन तत्व एक अपचायक कारक नहीं है। ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 11, डिजिटल माध्यमों को डॉट 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 भी कहा जाता है। तो डिजिटल माध्यमों को तैतीय माध्यम भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, डिजिटल माध्यमों को तैतीय माध्यम भी कहा जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया? तो यहाँ जो मेंडल हैं उन्होंने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया। ऑप्शन सी, मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 13, Na2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? तो Na2O में Na प्लस आयन एवं O2 माइनस आयन उपस्थित होते हैं। यानी कि Na धनात्मक आयन और O2 ऋणात्मक आयन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14,
परमाणु ऊर्जा संयंत्र डॉट 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 को निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयंत्र रेडियो सक्रिय विकिरण को निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है। ऑप्शन सी, रेडियो सक्रिय विकिरण को निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। ऑप्शन ए, जाइलम और फ्लोएम। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट प्रति अम्ल के संगठक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रति अम्ल के संगठक के रूप में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, यह कथन गलत है। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन ए में ही मिल गया। ऑप्शन ए, क्योंकि जो वस्तु का भार है वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। ऑप्शन सी, त्वरण कहलाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्यों में प्रजनन प्रकार इसके द्वारा आरंभ किए जाते हैं। तो मनुष्यों में प्रजनन प्रकार हार्मोन के द्वारा आरंभ किए जाते हैं। ऑप्शन ए, हार्मोन के द्वारा आरंभ किए जाते हैं। ऑप्शन ए, हार्मोन के द्वारा आरंभ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, घरों में भूसंकर्पण संपर्कन घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो घरों में संपर्कन बिजली के झटके से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए, बिजली के झटके से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जल चालक ऊतक है। तो वह है ट्राइक्रीड। ऑप्शन ए, ट्राइक्रीड। यानी कि जो स्पर्म है उसमें उपस्थित जल चालक ऊतक ट्राइक्रीड है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए समस्त हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग होता है। तो यह होता है लगभग 1%। ऑप्शन ए, लगभग 1%। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, डॉट 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 वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो स्पीडोमीटर वाहन की गति जानने में मदद करता है। ऑप्शन ए, स्पीडोमीटर वाहन की गति जानने में मदद करता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? तो उस वस्तु को माध्यम कहा जाता है, माध्यम के द्वारा ध्वनि प्रेषित की जाती है। ऑप्शन डी, माध्यम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है। तो गेंद ऊपर जाएगी और चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। ऑप्शन बी, गेंद ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि जो अणु होते हैं उससे भी छोटा रूप परमाणु होता है। वे 10-10 मीटर क्रम के प्रसारण में होते हैं, बिल्कुल सही है। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह परमाणु के बारे में सही
नहीं है, क्योंकि कोई भी दो अलग अलग तत्व हैं उनके परमाणु कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। जैसे लोहा तत्व और सोने तत्व के जो परमाणु हैं वह कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, वह अलग अलग ही होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। अगर बाकी आप और भी ऑप्शन चौथा ऑप्शन भी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ के अगर सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी जाएगी। और अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि सभी को समझाऊं पढ़ के सुनाऊं तो आप लोग कमेंट्स कर दें, लेकिन उसमें वीडियो लंबी जाएगी जिससे आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, आधे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, उस तरल का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। तो वह है जीव द्रव्य, यानी कि प्लाज्मा तरल में रक्त कोशिकाएं तैरती हैं, ऑप्शन बी जीव द्रव्य यानी कि प्लाज्मा में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से वायु जनित रोग की पहचान करें। तो इसमें जो घेंगा एवं मरम मरा इसमस है, यह आयोडीन की कमी की वजह से होता है, यह वायु जनित रोग नहीं है। सामान्य जुखाम एवं तपेदिक यानी कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस है, यह वायु जनित रोग है, क्योंकि अगर कोई टीबी का मरीज है और हमारे बगल में बैठा हुआ खांस रहा है और अगर हम उसकी ज्यादा ही संगत करते हैं तो हमें भी टीबी हो सकती है, क्योंकि यह एक वायु जनित रोग है। क्योंकि जो टीबी के वायरस होते हैं वह हवा हवा के द्वारा हम जैसे उसने खांसा और हमने सांस ली तो हवा के द्वारा उसे हमारे अंदर चले जाते हैं और फिर हमें भी उस बीमारी से ग्रसित कर देते हैं। बाकी रेबीज एवं एड्स यह वायु जनित नहीं है। हैजा एवं दस्त यह भी वायु जनित नहीं है। रेबीज यह कुत्ते के काटने से होता है और एड्स एड्स यह वायरस के द्वारा होता है, यह भी वायु जनित नहीं होता है। हैजा एवं दस्त यह गंदगी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत डॉट 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 बल को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अभिकेंद्री बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्री बल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा एक पुरुष हार्मोन है। तो यहाँ इंसुलिन यह तो महिला में भी होता है और पुरुष में भी होता है, क्योंकि इंसुलिन है हमारे शरीर में शर्करा को कंट्रोल करता है। जिसके शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो उसे शक्कर की बीमारी यानी कि शुगर रोग से वह ग्रसित हो जाता है। तो यह तो महिला में भी होता है पुरुष में भी होता है। थायरॉक्सिन यह महिला में भी होता है और पुरुष में भी होता है, क्योंकि यह हमारे जो गले में थायराइड ग्रंथि होती है उससे यह स्त्रावित होता है और इसका कार्य होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। और एस्ट्रोजन यह केवल महिला में होता है, यह पुरुष में नहीं होता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है यह केवल महिला में स्त्रावित होता है। और जो टेस्टोस्टेरोन है यह एक पुरुष हार्मोन है, यह महिलाओं में नहीं होता है, यह पुरुष को उत्तेजित करता है। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन केवल पुरुष में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वह एक पुरुष हार्मोन है। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होने वाली है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 50 कंप्लीट किया। तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेटों के साथ अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि हो सकता है चुनाव के बाद जो नई सरकार बने वह तुरंत ही नोटिफिकेशन दे दे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, अगर व्यस्त नहीं पढ़ सकते हैं तो इन प्रैक्टिस सेटों के साथ जरूर पढ़ें। और साथ में जो हमारा दिसंबर में एमपीपीएससी का एग्जाम्स होने वाला है उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, तो जिन लोगों ने एमपीपीएससी का भर रखा है वह भी पढ़ सकते हैं। और जो लोग एमपीपीएससी के प्रैक्टिस सेटों को आपने बेशक फॉर्म ना भर रखा हो, आप लोग उनको देखते हैं उनके साथ तैयारी करते हैं, तो आप लोगों ने किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रखा हो उससे आप लोगों की उसी एमपीपीएससी के प्रैक्टिस सेटों के साथ आप लोगों की सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती रहेगी। तो आप लोगों ने एमपीपीएससी के प्रैक्टिस सेटों के साथ तैयारी जरूर करें।
और अगर आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, जैसे एमपीपीएससी के, जैसे मैंने पटवारी के भी प्रैक्टिस सेट डाले हैं, अभी ये माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी डाल रहा हूँ, तो आप लोग अगर सभी देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसमें मैंने सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, तो सभी के वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।